औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कोर्स C++ के साथ जो है वो हाज़िर हैं और आप लोगों का BS मैथ का ये माइनर सब्जेक्ट का कोर्स है। तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था। लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद फिर हमने उनकी फ़र्दर टाइप्स को डिस्कस किया था और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बेसिकली जब तक आपको किसी भी चीज़ की बेसिक का पता नहीं चलता तो आप उसके अंदर फर्दर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग जब भी कोई लैंग्वेज को सीखने जाते हैं तो हम लोगों को उसकी जो ABC है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग, चूँकि C++ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें भी हम लोगों को जब तक इसके बेसिक चीज़ों का पता नहीं चलेगा तो हम लोग इसको फर्दर आगे लेके नहीं जा सकते। आगे समझ नहीं आएगी। आगे मैं तो मतलब कि इसको करवाता जाऊंगा, लेकिन ये है कि फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगी। अभी से कंसंट्रेशन इसके ऊपर पूरी दें और फिर अच्छे तरीके से इसको जो है वो आप जो है वो इसको पढ़ें भी, ताकि इसको आगे जाके आपको मुश्किल पेश ना आए। तो आज का जो हम लोग कोर्स ओवरव्यू है उसको देखते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, उसके बाद फिर कीवर्ड्स हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल है, फिर है वेरिएबल को हम लोग लैंग्वेज में डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बाद फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स की फर्दर आगे टाइप्स हैं जिनमें न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये आज का हमारा ये वाला सारे का सारा ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग बारी बार देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का अगर हम लोग लफ्ज़ी मानी देखें कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर होता है मतलब किसी चीज़ की पहचान करवाने वाला, किसी चीज़ की शनाख्त करवाने वाला, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अब लैंग्वेज में क्या होगा कि लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे, हम लोग फंक्शंस यूज़ करेंगे, लेबल्स यूज़ करेंगे। अब उन लेबल्स की शनाख्त, उन कांस्टेंट्स की शनाख्त, उन वेरिएबल्स की शनाख्त करवाने के लिए हमें आइडेंटिफायर जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। आइडेंटिफायर जो है वो बेसिकली जैसे मैंने बता दिया है, इट इज़ अ नेम्ड ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल, लेबल, फंक्शंस। मतलब ये लैंग्वेज में C++ में ये इनमें से किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी मतलब फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी लेबल का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी मतलब के हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरिएबल का नेम जो है वो हो सकता है। तो आइडेंटिफायर जो है वो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आइडेंटिफायर जो है वो आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। मतलब कि हम लोग जो आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये है कि जिसे पढ़ते समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने जा रहे हैं किसी आइडेंटिफायर के अंदर। अब हम लोग उस आइडेंटिफायर का नाम क्या रखेंगे? मार्क्स, ठीक है। लाइक ये मार्क्स जो है वो आइडेंटिफायर होगा
जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने जा रहे हैं। अब देखें, ये एक तो शॉर्ट भी है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव भी है। हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हमने मार्क्स स्टोर करवाने। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें रोल नंबर की, तो रोल नंबर जो है ये भी क्या है, ये भी डिस्क्रिप्टिव भी है, शॉर्ट भी है। बात करने का मकसद ये है कि हमने आइडेंटिफायर जो है वो इस तरह का लेना है जो डिस्क्रिप्टिव भी हो और शॉर्ट भी हो। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसकी कितनी लेंथ रख सकते हैं, वो 31 करैक्टर्स जो है वो मैक्सिमम, मतलब इसका नेम जो है वो इतने करैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है। सो दिस इज़ द आइडेंटिफायर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी भी फर्दर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होंगे? ऐसे आइडेंटिफायर्स जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद हैं, उनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी स्पेशल फंक्शन के लिए लैंग्वेज में यूज़ किया जा रहा है। हम इसकी एग्जांपल जो है वो ये ले लेते हैं कि सी इन, सी आउट, गेट सी एच, गेट सी एच ई, दीज आर द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। हम लोग इनके पर्पस को भी चेंज नहीं कर सकते, इनके मानी को भी चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं। इसके बाद फिर आगे आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको यूज़र अपनी मर्जी से डिफाइन करता है लैंग्वेज में जब उसे उसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने डिफाइन किए मार्क्स, रोल नंबर, तो these आइडेंटिफायर्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। इनको हम लोग यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली क्या हैं? कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स, मतलब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कीवर्ड्स जो हैं ये प्री डिफाइंड वर्ड्स भी होते हैं, या इनको हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं इनको हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके मानी और जिनके मकासद लैंग्वेज में पहले से डिफ़ाइन होते हैं, मतलब इनको यूज़र डिफ़ाइन नहीं करता बल्कि इनको कौन डिफ़ाइन करता है? जिसने उस लैंग्वेज को बनाया होता है। ठीक है, जिसने उस लैंग्वेज को बनाया होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आगे टॉपिक है वो है वेरिएबल। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेरिएबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इस लेक्चर में कि वेरिएबल क्या होते हैं। हम लोग वेरिएबल्स, कितनी तरह के वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, वेरिएबल हमने लैंग्वेज में C++ में हमने किस तरह से डिफ़ाइन करवाना है, वेरिएबल्स जो हैं वो उनको वैल्यू हमने कैसे देनी है, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है लैंग्वेज में, ये हम लोग जो है वो इसको आज देखेंगे। वेरिएबल, हम आम तौर पर वेरिएबल्स को क्या समझते हैं कि वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल्स का मतलब क्या लेते हैं? वेरिएबल्स हम लोग कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ जो तगय्युर पजीर होती हैं। तगय्युर पजीर से क्या मुराद? जो बदलती रहती हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती। आप लोगों ने मैथ के अंदर यही पढ़ा होगा कि ऐसी वैल्यूज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो चेंज होती रहती। मैं जैसे आप लोग x की वैल्यू स्टार्ट करते हो 1 से, फिर x की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, मतलब अब x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो प्रोग्राम के दौरान चेंज हो जाए उसे हम लोग
वेरिएबल कहते हैं। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। अब ये तो हमने डेफिनेशन इसकी कर ली कि वेरिएबल जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम चलने के दौरान इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता भी था कि मुतगय्यर कहते हैं हम इनको, तगय्युर पजीर, जो बदलने वाला होता है। लेकिन हम लोग C++ में या जो हमारी लैंग्वेज है इसमें वेरिएबल्स क्यों लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्या है? अब यहाँ पर वेरिएबल्स हम लोग दो वजह होती हैं जिनके लिए लेते हैं। एक तो ये होता है कि हमने कोई भी यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है या फिर हमने उसका रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाना है। इनपुट और आउटपुट, अगर हमने ये मसलन यूज़र से अगर कोई वैल्यू लेनी है, उसको कहाँ पे स्टोर करवाना है, वो उसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास एक रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट को भी हमने किसी वेरिएबल में ही स्टोर करवाना है। इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 10, फिर हमारे पास एक बी वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 20। अब हमने इनको करना है जमा, तो जमा करने के लिए भी हमारे पास कोई तीसरा वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर हम इनकी वैल्यू को स्टोर करवा दें। मिसाल के तौर पर सी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि जी ए और बी को जमा कर दो। तो बात ये है कि हमारे पास ये ए और बी जो हैं ये इनपुट के लिए भी हमने इनको यूज़ किया है। अब फिर हमने क्या किया, जो हमारा कंप्यूटेशनल रिजल्ट आया, जो हमने यहाँ से कंप्यूट करके वैल्यू को आया, तो इसके लिए भी हमने क्या किया, वेरिएबल का इस्तेमाल किया। हम लोग इसको यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी स्टोर करवाते हैं और उसके बाद फिर हमने मतलब कि यूज़र से जो वैल्यू आउटपुट के तौर पर हमने कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को कहीं पे स्टोर करवाने के लिए यूज़ करना है, तो फिर उसके लिए भी वेरिएबल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसलिए वेरिएबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए हम इसका जो है वो बहुत इस्तेमाल आगे करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर के वेरिएबल बेसिकली क्या होता है। तो इसके बाद कुछ इसके असूल हैं, मतलब अब हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम लोग इसके कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। अब इसके रूल्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहला तो इसका जो है वो रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए, अंडरस्कोर पे मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है, या नंबर्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है, मतलब लेटर्स, अंडरस्कोर या नंबर्स पे मुश्तमिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो पहला करैक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए, पहला करैक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम इसको ये कह सकते हैं कि वेरिएबल को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 2 3 उसके बाद मार्क्स। ये वेरिएबल जो होगा ना ये गलत होगा। उसकी वजह क्या है, इसका पहला जो डिजिट है वो नंबर है, कोई करैक्टर नहीं है। इसका दूसरा जो रूल है वो यही है कि फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेटिक करैक्टर और अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल को स्टार्ट करवा सकते हैं। अंडरस्कोर क्या होता है कि ये लाइन होती है, इसके बाद आप 1 2 3 लिख दें तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द वैलिड वेरिएबल, मतलब ये भी आपका वैलिड होगा, बस दिस इज द नॉट वैलिड वेरिएबल। अगर हम इसको इस तरह से कर दें मार्क्स
1 2 3, तो दिस इज़ द वैलिड वेरिएबल। ये जो होगा ये आपका वैलिड होगा, क्योंकि इसमें पहले क्या आ रहा है, करैक्टर आ रहा है, उसमें जो है वो क्या आ रहा था, उसमें पहले डिजिट आ रहा था, सो इस वजह से वो इनवैलिड वेरिएबल था। उसके बाद फिर यही इसका भी है कि आपके जो वेरिएबल है वो लेटर्स पर या अंडरस्कोर के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। सो इस तरह से इसके 6-7 रूल्स और भी हैं जो बुक के ऊपर आपको मिल जाएंगे, उनको आपने रीड कर लेना है। तो इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इसकी वेरिएबल की डिक्लेरेशन की तरफ कि व्हाट इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइज। डिक्लेयर करना क्या मुराद होता है? डिक्लेयर करने से मुराद ये होता है कि आप जो वेरिएबल लैंग्वेज में प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर करते हैं। मतलब आप डिक्लेयर करने से मुराद ये होता है कि ये आप कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि मैंने ये वाला वेरिएबल नीचे इस्तेमाल करना है, तो इसको मैंने ऊपर पहले डिक्लेयर कर दिया होता है। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके मेमोरी, जो आपके सिस्टम की मेमोरी होती है, उसके अंदर उसकी उतनी स्पेस फिक्स कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इंटीजर का वेरिएबल है तो वो 2 बाइट्स लेता है, तो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं आपके इंटीजर के वेरिएबल के लिए। इसी तरीके से अगर हम लोग फ्लोट की बात करें तो फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स होते हैं, तो 4 बाइट्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपके वेरिएबल को 4 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर फिक्स कर दिए गए। इसी तरीके से करैक्टर की बात करें तो करैक्टर के बेसिकली 1 बाइट होता है, तो उसके लिए जो है वो 1 बाइट जो है वो मेमोरी के अंदर रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये जो हम लोग इसका वेरिएबल का डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि आप कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैंने ये वाला वेरिएबल जो है वो लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है। डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपने उसकी डाटा टाइप डिक्लेयरिंग के लिए मैं लिख दूँ यहाँ पे डिक्लेयरिंग वेरिएबल। हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे? इसका जो सिंटेक्स होगा वो ये होगा। सिंटेक्स क्या होता है? वो रूल होता है जिसके तहत जिसको हमने फॉलो करना होता है कोई भी लैंग्वेज जो है उसके अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए। मतलब कि सिंटेक्स को आप ये समझ लें कि ये तरीका है, ये असूल है लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का। सो सिंटेक्स इसका क्या होगा? सबसे पहले डाटा टाइप आएगी, डाटा टाइप के बाद क्या होगा? वेरिएबल का नेम होगा, और फिर एंड पे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। डाटा टाइप, उसके बाद फिर आगे वेरिएबल नेम, और फिर एंड पे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये लैंग्वेज का असूल है कि आपने जब भी प्रोग्राम की हर लाइन को टर्मिनेट करना है तो वो उसके एंड पे आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। तो ये बेसिकली तरीकाकार। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप से मुराद ये होता है कि आपने जिस तरह का डाटा उस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटा इशारिये वाला डाटा है तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास डाटा इशारिये के बगैर है, पॉइंट के बगैर है, तो आप इंटीजर यूज़ करेंगे। तो इंटीजर के लिए हम लोग जो है वो शॉर्ट फॉर्म में इंट लिख देते हैं। ये हमारी डाटा टाइप हो जाएगी। और वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल हमने मार्क्स का वेरिएबल लिया है तो हमने मार्क्स लिख दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये आपका मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जो कि इंटीजर का है। हमें ये कंपाइलर को पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ये किसका है? ये इंटीजर का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेड स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप करैक्टर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और इसके लिए आप ग्रेड लिख लें। इसी तरह से अगर आपने फ्लोट का वेरिएबल लेना है, मतलब आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, लाइक आप एवरेज निकालने जा रहे हैं, तो एवरेज का वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया। और उसके साथ फ्लोट इस वजह से लगाया क्योंकि एवरेज जो होती है ना ये आम तौर पर पॉइंट में आती है, इस वजह से हमने इसकी डाटा टाइप फ्लोट रख दी है। ग्रेड आम तौर पर सिंगल करैक्टर में होता है ABC, इस वजह से हमने उसका करैक्टर ले लिया है। इस तरीके से मार्क्स हमारे पास चूँकि मोस्टली विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट जो पॉइंट है उसके होते हैं, तो
उसके लिए हमने जो है वो इंटीजर ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन से मुराद ये होता है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोई साथ वैल्यू भी देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मार्क्स को डिक्लेयर किया, अब हमने अगर मार्क्स के साथ इसको वैल्यू भी कोई दे दी, मिसाल के तौर पर इज इक्वल टू 100 लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ जब उसे कोई साथ में वैल्यू भी दे देते हैं तो वो क्या होगा? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के लिए ये एक ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप इसको, वैसे इज इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? इसने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू जो है वो असाइन करना होती है। ठीक है, ये जो इधर लिखी हुई है ये वैल्यू है और ये जो इधर लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। 100 इज असाइन टू द मार्क्स वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेड की बात करें तो ग्रेड को आप लोग फॉर एग्जांपल आप ए ग्रेड लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर में आप इसको ए लिख देते हैं। इसी तरीके से एवरेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल 65.79 है, तो ये आपका क्या होगा? ये पॉइंट वाली वैल्यू जो कि फ्लोट में आ रही है, इस वजह से मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो दिस इज द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनका क्या क्या इस्तेमाल है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। कांस्टेंट्स बेसिकली हम लोग जैसे वेरिएबल हमने देखा था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जो प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज नहीं होती उनको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। आर क्वांटिटीज़ whose value cannot be changed during program execution is called constant। ऐसी मिकदारें जो प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज ना हो उन्हें हम लोग कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स कितनी तरह के होते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट के बाद ये फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए मैंने। एक होते हैं इंटीजर कांस्टेंट और एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें इशारिया नहीं होता। इंटीजर कांस्टेंट्स कौन से कांस्टेंट्स होते हैं? जिनमें इशारिया नहीं होता, जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, उन्हें हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद फिर आगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें पॉइंट होता है, जिनमें इशारिया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था मार्क्स जो है ये चूंकि इंटीजर का मैंने डिक्लेयर किया, इसमें क्या था? इशारिया नहीं था। ये मैंने फ्लोट जो है ये बेसिकली पॉइंट वाली वैल्यू थी, इस वजह से मैंने इसको फ्लोट के साथ, इसको हम लोग मुकम्मल कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब ऐसे कांस्टेंट्स जिनमें पॉइंट होता है, जिनमें इशारिया होता है, जो विद डेसिमल पॉइंट होते हैं, उन्हें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे इसके बाद आगे आ जाते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स जिनको सिंगल कोटेशन में लिखा जाए, जिनको सिंगल कोटेशन में लिखा जाए। मसलन ए है, इसको सिंगल में लिख दिया, बी है, इसको सिंगल कोटेशन में लिख दिया, इसी तरह से सी है, सिंगल में डी है। तो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट्स। मेमोरी में इन्हें 1 बाइट चाहिए होता है। अच्छा, ये इस तरह से कांस्टेंट नहीं होगा, आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। ये क्या होगा? इनवैलिड। मतलब कि ये इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अब 2 कैरेक्टर आ गए, सिंगल कैरेक्टर नहीं है। हमने लिखा क्या है कि हमारे जो कांस्टेंट है उसके अंदर क्या होगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोटेशन के अंदर एक ही कैरेक्टर होगा। एक चीज और भी देखें कि अगर हम लोग 1 है इसको इस तरह से लिख दें तो ये क्या बनेगा? इट इज आल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब ये इंटीजर की वैल्यू नहीं रही, अब ये हमारे पास जो डिजिट है ये 1, ये वो नहीं रहा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कैरेक्टर बन गया। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल है लाइक दिस, अब अगर हमने इसको भी सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दिया है तो ये क्या बन जाएगा? ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा।
क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से और बहुत सारे सिंबल हैं, दिस इज एंड, फिर इसके बाद आगे 2 लिख दें, 3 लिख दें। अगर हम इनको सिंगल कोटेशन में लिख देते हैं तो दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स जिनको डबल कोटेशन में लिखा जाए, जिनको डबल कोटेशन में लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। मतलब अब देखें फॉर एग्जांपल ABC, अब इसको डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख दें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। मतलब कि वो तमाम वैल्यूज़ जिनको हम लोग जो डबल कोटेशन है उसके अंदर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये आपको बुक जो मैंने रिकमेंड की है उसके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये तमाम टॉपिक्स को देखा है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर कांस्टेंट्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, फिर इनकी फर्दर आगे टाइप्स को देखा, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, इनपुट क्या होती है, किस तरह से हमने इसको वेरिएबल्स को यूज़ क्यों करना है इसके लिए। इसी तरीके से फिर कौन कौन से रूल्स हैं, उनमें से मैंने 2 बताए हैं, बाकी बुक के ऊपर भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो वो आपने मुझसे विदाउट हेजिटेशन आपने पूछ लेनी है। उसके बाद फिर आगे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है उसका सिंटैक्स बता दिया मैंने। इसी तरीके से इनिशियलाइज करने के लिए जो है वो मैंने बोला कि सिंपल अगर हम इनिशियलाइज को करेंगे तो इनिशियलाइज में हमने सिर्फ इसी के अंदर इज इक्वल टू लगा के आगे आगे वैल्यू लिखनी होती है। सिर्फ इतना काम जो है ये इनिशियलाइजेशन के अंदर होता है कि सिर्फ आपने इज इक्वल टू मीन, इसको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बोला है, आपने भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहना कि इसके साथ जो वैल्यू होगी वो हम लोग इसको इनिशियलाइज करना जो है वो कहते हैं। इसके बाद फिर आगे कांस्टेंट्स को देख लिया, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, इनकी भी मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं और सारा इसको बता भी दिया है। फिर भी किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।